अस्सलाम वालेकुम। तो लेक्चर नंबर 7 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने अब तक जो पढ़ा है वो इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट है, लूप्स हैं बड़ी 3 टाइप्स की, उनके हमने प्रैक्टिकल्स कर लिए हैं। अब हमारी एक नेक्स्ट लूप है, बट उससे पहले हम तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे पास कुछ कंडीशन है। मैंने ना एक समझ लें, हम सिंपल से प्रोग्राम की तरफ ही चलते हैं कि हमने ना स्टूडेंट का रिजल्ट आया तो उस चीज़ पर ना हमने कमेंट्स पास करने के, अगर ए ग्रेड है, अब ये कंडीशन है ना, इफ़ ग्रेड इज़ ए देन यहाँ पर कुछ शो होगा, इफ ग्रेड इज बी देन यहाँ पर कुछ शो होगा ग्रेड सी, तो हमारा यहाँ पर कुछ शो होगा। ठीक है। सो क्या है कि हमें ये बार बार लिखना पड़ेगा इफ। अब इफ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या बर्डन वाली हमारी कंडीशन है, स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना लोड देती है। आप इस इफ स्टेटमेंट से गुजरेंगे ना, ये पहले ग्रेड को चेक करेगी, फिर ग्रेड को मैच करेगी, अगर मैच होगा तो ये चलाएगी। अब यहाँ तक तो एक चल गई, चलें जी, ए होगा तो ये चल गई, पर ए के बाद ये बी वाली भी चेक होगी, सी वाली भी, डी वाली भी, ई वाली भी, जितनी भी आपने लिखी हुई वो सारी भी चेक होंगी। तो इस वजह से बर्डन आएगा प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है। अब ये छोटे प्रोग्राम को हम नहीं कह रहे कि आप जो कंप्यूटर प्रोग्राम ना रन करेंगे आप कोई फ़र्क नहीं है। आपने एक लेंथी प्रोग्राम लिखा ना, तो उसके अंदर आपने जी 200 लाइनों पहले एक आंसर निकाला और उसको नीचे इफ स्टेटमेंट्स में यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पर वो ऊपर जाएगा 200 लाइन पहले वाले कैलकुलेशंस को चेक, और इस तरह करके ना बहुत सा इशू आते हैं हमारे लिए इफ स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए। अगर सिंपल इफ करेंगे तो हम एक और यूज़ कर देते हैं कि हम नहीं चाहते कि ये बार बार चलें, तो हम यूज़ करते हैं इफ़ एंड एल्स। अब उसको मैं कैसे करता हूँ, इसी में ऐड कर देता हूँ कि इफ़, और इधर लिखते हैं एल्स इफ़ एंड एल्स इफ। तो क्या होगा, अगर ये चलेगी तो फिर ये वाली नहीं चलेगी, और अगर ये वाली नहीं चलेगी तो फिर ये चलेगी। इफ अगर ये चल गई तो फिर एल्स ये नहीं चलेगी, सारी नीचे वाली, और अगर ये ना चली तो एल्स फिर ये वाली इफ चलेगी, अगर ये ना चले तो फिर नीचे वाली। बट इसमें भी हमें एक कोडिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ी, एक तो बार बार लिखना जी फेल्स इफ एल्स, उसमें कोई गलती हो सकती है, फिर ब्रैकेट्स ना लगाई तो ब्लॉक्स में गलती हो सकती है। तो इस तरह ना हमें बार बार बहुत से काम करने पड़ते हैं इफ स्टेटमेंट में, अगर हम इफ स्टेटमेंट को ही बार बार यूज़ करते रहें तो इसके लिए ना सी लैंग्वेज में प्रॉपर अलग है पड़ी स्टेटमेंट, जिसे हम स्विच स्टेटमेंट कहते हैं। स्विच स्टेटमेंट का सेंटेक्स मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये यूज़ कैसे होती है और क्यों होती है। स्विच स्टेटमेंट का सेंटेक्स है, यहाँ पर आप कोई एक कंडीशन यानी वेरिएबल लिखते हैं या एक्सप्रेशन लिखते हैं, सिंपली हम वेरिएबल नॉर्मली लिखते हैं, और उसके बाद आप नीचे जितने भी हैं आप लिखते हैं यहाँ पर वेरिएबल का नेम, कांस्टेंट, कोई आंसर लिखते हैं, केस लिखते हैं सबसे पहले, सी छोटा केस, और उसके बाद यहाँ पर कॉलम, और आगे जो भी आपने प्रोग्राम उस सूरत में है। जैसे यहाँ पर कंडीशन थी ना ग्रेड ए, तो यहाँ पर आप ग्रेड लिखेंगे सिंपल, जिस वेरिएबल में वो नंबर स्टोर्ड है। उसके बाद उसके अंदर से आप यहाँ पर जो भी यानी कंडीशन है, जैसे हमने कहा था ना ए ग्रेड अगर ए के इक्वल हो तो आप यहाँ पर ये ग्रेड लिखेंगे, और यहाँ पर ये कांस्टेंट लिखेंगे कि क्या आंसर आने की सूरत में अगला प्रोग्राम चलाना है, फिर केस दूसरा, फिर वहाँ यहाँ पर कांस्टेंट या वेरिएबल, और फिर यहाँ पर दूसरी, और इस तरह चलता जाएगा। और एंड पर आपकी एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है, उसको मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है, और उसके आगे आप सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या होता है इसके अंदर यहाँ पर आप कोई वेरिएबल लिखते हैं, और इसकी दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि आप इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल लिख सकते हैं, और वेरिएबल में करैक्टर इंक्लूड होता है, यानी कि आप या तो करैक्टर लिख सकते हैं या कोई वेरिएबल, और वो भी होल नंबर इंटीजर। पॉइंट वाला वेरिएबल ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ इंटीजर उसका हिस्सा एक्सेप्ट करेगा। दूसरा आप इसके अंदर लगाएंगे जी करैक्टर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कोई एक्सप्रेशन ज़्यादा डिटेल्ड वाला एक्सप्रेशन आप यानी कि वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने वाला एक्सप्रेशन यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आप सिर्फ एक करैक्टर वाला कोई आंसर निकलता हो जिसका या कोई वेरिएबल में आंसर है ना, और उसका एक इंटीजर निकलता हो, तो यहाँ पर यूज़ हो सकता है। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ यूज़ नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर इसकी जो कंडीशन है ये प्रूफ हो जाएगी तो फिर ये इसको भी चलाएगा, यानी जितनी भी लिखी होंगी उसको भी चलाएगा, और डिफ़ॉल्ट या पहले बता दें। अगर आपकी कोई कंडीशन मैच नहीं होती, यानी कि आपने लिखा जी ए बी सी डी और एफ, अब उस बंदे ने ना ई कर दिया, अब ई तो उनमें था नहीं, तो वो फिर ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को चला देगा जो भी आप लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ना अगर उसने ई लिख दिया तो आप उसको बताना चाहते हैं जी ए बी सी डी या एफ में से कोई इनपुट कर रहे हैं, तो नीचे आप डिफ़ॉल्ट में ये लिख सकते हैं। तो क्या होगा, अगर उसका इनमें से किसी से मैच नहीं होगा ना, तो ये लाइन शो हो जाएगी, और फिर उसको दोबारा से प्रोग्राम चलाने के लिए आप नीचे कंटिन्यू की स्टेटमेंट दे देंगे। तो स्विच असल में इसी तरह काम करता है।
इफ़ एंड एल्स का, यानी ये लूप नहीं है, ये कंडीशनल ही है, ये भी एक कंडीशनल प्रोग्रामिंग है, कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि कंडीशन के प्रूफ होने पर प्रोग्राम चलाते हैं, बट इजी टू यूज़, हमें बार बार इफ़ नहीं यूज़ करना पड़ता, ये लो बर्डन है बड़ी, ठीक है। अब इसमें क्या मसला है बड़ा, इसमें एक मसला, मैं ना ये पूरा आज प्रोग्राम पहले ना लेक्चर पढ़ा देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं, या पहले सिंपल यहाँ से आगे ना मैं आपको एक प्रोग्राम करवा देता हूँ, दोबारा समझ लें कि हम यहाँ पर केस लिखेंगे, आगे कोई कांस्टेंट लिखेंगे, और कांस्टेंट नॉर्मली एक वर्ड का होना चाहिए, कैरेक्टर या फिर कोई वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, एक या दो, फिर केस, फिर कांस्टेंट, और फिर उसके आगे जो भी आपने करवाना है प्रोग्राम, जैसे यहाँ पर हमने कुछ इफ में लिखते थे जो भी हमने करवाना होता, तो इसमें इस कॉलम के आगे लिखना है और वहाँ पर फिर सेमी कॉलम भी लगाना है ऐड करके, जब तक सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे वही कंडीशन चलती रहेगी, और एंड पर हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं जो कि हर हालत में शो होगी, ठीक है। पहले आप ये प्रोग्राम मैं इसके लिहाज से आपको बना देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 8 है। अभी आपने स्विच स्टेटमेंट के बारे में कुछ पढ़ लिया कि अगर हमें 2 या 4 कंडीशन यूज़ करनी हो तो हम एक स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कि ये कंडीशन है। अब बार बार इफ़ है तो ये हमारे प्रोग्राम पर बस असर डालती है, क्योंकि ये हाई प्रेसिडेंस है बड़ी, और इफ़ एल्स यूज़ करें तो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो सकती है प्रोग्राम लिखते हुए। तो इसलिए हमारे पास एक सी लैंग्वेज की तरफ से एक और कमांड दी जाती है जिसे हम स्विच स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। ये उसका सेंटेंस लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता दिया है, और ये हमारा पहला प्रोग्राम है। तो हम प्रोग्राम लिख कर ही चलते हैं, पहले आपको सारा मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। कंट्रोल एन यूजिंग ने इंक्लूड IOStream include IOStream namespace using namespace standard और मेन। अब हमारा प्रोग्राम क्या है बड़ा कि हमने ना ग्रेड इनपुट लेना है, ठीक है, और उसके अंदर ना स्टोर उसको चेक करवाना है, उसके लिए कमांड देना है। तो करैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं जी एक्स, और ग्रेड और वो अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे, सी आउट इंटर द ग्रेड, और इसको हम सीन करवा देंगे ग्रेड में। अब इसके बाद हमने लगानी है स्विच स्टेटमेंट, क्योंकि बार बार हमने चेक करना है ना कि ये ग्रेड है तो ये, तो स्विच, और इसके अंदर आप लिखेंगे ग्रेड, जिसके आंसर के ऊपर ना आपने क्या करना है, जिसके आंसर के ऊपर आपने ना मुवाजना करना है और आंसर देना है। तो ग्रेड के बाद हम लिखेंगे केस, हमेशा केस के आगे अगर इंटीजर है तो इंटीजर की वैल्यू, अगर ग्रेड है तो ग्रेड को। अब ग्रेड एक करैक्टर है तो इसको हम सिंगल कोटेशन में लिखेंगे ए, आगे कॉलन, और आगे जो भी आपने शो करवाना है, सी आउट एक्सीलेंट मैं करवा रहा हूँ। इसी तरह से केस बी की सूरत में क्या आएगा, सी आउट गुड करवा देते हैं। यहाँ भी एंड लाइन लगाएं, केस सी, इसमें सी आउट करवा दें जी, वेल डन। एंड लाइन, इधर केस डी की सूरत में हम लिख देते हैं जी पास, एंड लाइन, और के एक हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लगाते हैं, केस ई की सूरत में या एफ की सूरत में फेल, ठीक है, और यहाँ पर एंड लाइन। अब यहाँ पर हमने एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लगानी है कि अगर इनमें से कोई भी ना चले तो वो डिफ़ॉल्ट चल जाए। तो वो कैसे लगाता है, डी है डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कॉलन, और जो भी स्टेटमेंट आपने लिखनी है, सी आउट एंटर द ग्रेड बिटवीन ए टू डी और एफ, ये ख़त्म। अब आप इसको चला कर देखें तो सबसे पहले तो आपसे ग्रेड पूछेगा। अगर मैं पुट करता हूँ ए,
तो देखिए वो भी सारे शो करवा रहा है, एक्सीलेंट, गुड, सारे वाले, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट भी शो करवा रहा है। अगर मैं करता हूँ बी तो वो एक्सीडेंट को छोड़कर अगले शो करवा रहा है। तो असल में क्या होता है स्विच स्टेटमेंट में, स्विच स्टेटमेंट में ना वो देखता है क्या पहला केस प्रूफ हुआ है, अगर होगा तो वो ये भी शो करवा देगा और इससे अगले वाले केस को वैसे एज इट इज़ शो करवा देगा। अगर ये प्रूफ नहीं होगा तो इसको वो छोड़ देगा, फिर अगले को चेक करेगा। अगर अगला प्रूफ होगा तो अगले से सारे वालों को दिखा देगा। तो ये इसके अंदर एक क्या है एक थोड़ी सी मिस्टेक है, और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं अभी मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाता हूँ नेक्स्ट में, ठीक है, कि हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। इस तक यहीं तक ये था, ये आपके हैंडआउट्स में ये प्रोग्राम दिया हुआ है। उसके अलावा उसमें उसने थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है, केस ए भी छोटा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी हम अगले प्रोग्राम में वो ऐड कर लेंगे। शुक्रिया। अच्छा जी, जैसे कि आपने प्रोग्राम में देख लिया है, अब हमें ना एक इशू आ रहा है, वो मैंने उधर भी आपको बताया कि क्या आप केस ए अगर आपका चल जाता है ना और वो शो कर देता है अपना रिजल्ट, सी आउट करवा देता है, ठीक है, स्विच आपने यूज़ किया था ग्रेड, ठीक है, ग्रेड में अगर आपने ए इनपुट कर दिया ना तो ए वाला भी वो चला देता है, बी वाला भी चला देता है, सी वाला भी चला देता है, यानी अगर ए के बाद वाले वो सारे यानी डिफ़ॉल्ट भी चला देता है। ये इसका एरर आ रहा था, यानी कि अगर आपने ए इनपुट किया तो उसके बाद वाले ये सारे चलाएगा, अगर बी इनपुट किया तो बी वाला भी चला देगा और उसके साथ वाले सारे चला देगा। तो ये इशू को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? हमारे पास एक स्टेटमेंट है ब्रेक। ब्रेक किसके लिए यूज होती है? पीछे जैसे एक ट्राई नंबर था ना हमारा, ट्राई नंबर 6, ट्राई नंबर इज इक्वल टू 6 हमने यूज किया था, तो वहां पर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करें। ब्रेक का क्या मतलब है? कोई ऐसा पॉइंट कि उसके बाद आप अगला प्रोग्राम चलाना नहीं चाहते। ये एक ब्लॉक है, यानी एक ब्रैकेट से शुरू हो रहा है और एक ब्रैकेट पर एंड। अब इसमें आप क्या चाहते हैं कि अगर ए आगे तो बी वाला ना चले, तो अगर आप एक कोड ब्लॉक में या कहीं पर आप चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम यहीं पर एंड हो जाए, तो आप वहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, तो आपका ये जो कोड ब्लॉक होगा इन ब्रैकेट्स के अंदर, ये उसी जगह पर ख़त्म हो जाएगा अगर वो लाइन चलेगी, और फिर इससे बाहर निकल जाएगा। और अगर पूरे प्रोग्राम में कहीं पर आप ओपनली ब्रेक यूज़ करेंगे तो आपका प्रोग्राम वहीं पर एंड हो जाएगा। सो ब्रेक असल में क्या होती है कि एक प्रोग्राम का रिदम तोड़ने के लिए यूज़ होती है, यानी उसको वहाँ से ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये केस ए लिखा, इसके आगे ये जो भी हमने सी आउट करवाया था एक्सीलेंट वो लिख दिया, और इसके बाद हम केस बी नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पर लिखेंगे ब्रेक। फिर हम केस बी लिखेंगे, उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर ब्रेक लिखेंगे। तो क्या होगा कि अगर ब्रेक केस ए प्रूफ होगा तो ये यूज़ होगा और वो इसके बाद ब्रेक के ऊपर आएगा, तो ब्रेक के बाद ये पूरा का पूरा नीचे वाला सेशन कट होके प्रोग्राम अगली लाइन जो कि इस सेशन के बाहर की होगी वो चलाएगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो केस बी चलाएगा, जैसे कि लूप वो स्विच में कर रहा था। अगर ये होगा तो फिर ब्रेक करके बाहर। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा ये एरर दूर हो जाएगा। ये ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ था, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका जो भी वो फ्लो चार्ट है वो मैं आपको उधर ही दिखा दूंगा और उधर ही समझा दूंगा। इधर हम ट्राई करते हैं शॉर्ट लेक्चर हो ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना हो। तो हम ब्रेक को मैं समझा रहा था कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है कि आपका प्रोग्राम जितना लेंथी है, ठीक है, आप उसको कहीं से तोड़ना चाहते हैं, यानी कि आप कहते हैं कि अगर ये कंडीशन प्रूफ हो, जैसे कि हमारा पीछे ट्राई नंबर 6 वाला था, तो उसमें हमने दो तरह से यूज़ किया, या तो z को हमने नीचे एक बार ऐड किया था पिछले लेक्चर में, या फिर हमने क्या किया था कि ऊपर ट्राई नंबर इज इक्वल टू 6 लिख दिया था। तो वहाँ पर आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जी। अगर कॉन्ग्रेचुलेशन वाली लाइन यानी कि उसने सही जवाब दे दिया तो प्रोग्राम को यहीं पर एंड कर दो, तो वहाँ पर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ऐसी काफ़ी सारी कंडीशन है जिसमें हमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है। इसी तरह हमारे एक और स्टेटमेंट है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू क्या है? कंटिन्यू स्टेटमेंट असल में किसी भी प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने के लिए होती है। यानी कि आपने लूप लिखी, आप कहते हैं जी लूप के बाद आप कहते हैं जी कंटिन्यू, तो कंटिन्यू का मतलब है इस प्रोग्राम को चलने दो दोबारा से, कोई आप रीज़न लिख देते हैं, और कंटिन्यू का मतलब होता है ये दोबारा से चलने लगे, हम उसको यूज़ करेंगे कहीं पर आगे जाकर या हमारा कोई प्रोग्राम हुआ उसमें, तो आपको समझ आ जाएगी कंटिन्यू का क्या काम होता है। असल में इसका मतलब ये होता है कि जारी रहने दें। आप जहाँ पर भी कंटिन्यू का वर्ड यूज़ करेंगे तो वो उस प्रोग्राम को या उस हिस्से को या उससे नीचे हिस्से को कंटिन्यू रहने देगा, तोड़ने टूटने नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद एक गो टू स्टेटमेंट है, लेकिन इसका कोई यूज़ अब नहीं है। जैसे हम यहाँ पर ना कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। गो टू स्टेटमेंट असल में एक अनकंडीशनल स्टेटमेंट थी। अनकंडीशनल का ये मतलब है कि अगर आपने कहीं पर गो टू यूज़ कर दी तो उसके आगे आप कुछ लाइन नंबर टाइप लिखते थे तो आपका प्रोग्राम किसी भी कंडीशन के बगैर प्रोग्राम के उस हिस्से को डिलीवर हो जाता था। यानी कि जैसे हम यूँ करते हैं कि अगर ग्रेड बी हो तो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो तब यूँ नहीं होता था, तब हम सिंपल लिखते थे गो टू लाइन या जो जैसे भी 20,
तो दरमियान में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, कोई इसमें ना लॉजिक नहीं होता था, डायरेक्ट ये 20 पर चला जाता था। चलें, आपको कुछ कंडीशन में ऐसे ज़रूरत पड़ती थी तो क्या होता है, इसका एरर क्या है कि हमें बाद में समझ नहीं आती कि ये हमने क्यों यूज़ किया था। और इसीलिए आजकल के नॉर्मली प्रोग्रामर जिसको यूज़ नहीं करते वो क्या करते हैं, कंडीशनल प्रोग्रामिंग, स्विच को, इफ एल्स को यूज़ करना पसंद करते हैं, या इफ को, वो गो टू को निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, गो टू एक पुरानी प्रैक्टिस है जो पहले वाले प्रोग्रामर्स यूज़ करते थे, बट इट इज़ नॉट यूजफुल, क्योंकि आप किसी लॉजिक के बगैर अगर एक प्रोग्राम को दूसरे हिस्से तक जंप करवाएंगे तो उसका वो मीनिंग नहीं रहता। ठीक है, अब हमारा आगे एक प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है, पैसों के लिहाज से है, यानी कि हमने ना सैलरी के अंदर डिडक्शंस वगैरह करनी है जैसे भी है, तो वो मैं आपको कंप्यूटर पे बना के दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम हमारा लेक्चर इतना ही था, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, फ्लो चार्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसके बाद थोड़े बहुत उन्होंने रूल्स बताए हुए हैं वो प्रोग्रामिंग के लिए, फ्लो चार्ट बनाया जाए और उसको साफ सुथरा रखा जाए और एल्गोरिथम्स बनाए जाएँ और प्रोग्राम बनाया जाए तो उसको बार बार चेक किया जाए, सो इस तरह के कमेंट्स की जाएँ। तो ये चीज़ें उनको रूल्स में बताई हैं, वो आप खुद पढ़ लेंगे। चलें, प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जी, तो आपने जैसे समझ लिया है कि ना हम क्या कर सकते हैं कि हम ना ये केस के अंदर ना ब्रेक लगानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि एक रिदम को तोड़ने के लिए ना हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी, ताकि क्या हो कि प्रोग्राम से अगले ही स्टेटमेंट्स ना चलती रही है, उसने लिखा ब्रेक। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हम ट्राई नंबर =6 कर रहे थे, उसमें हम ब्रेक भी यूज़ कर सकते थे, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम इसी प्रोग्राम के अंदर जो हमने पहले लिखा है इसके अंदर अब हम ब्रेक यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, इंटर क्या करेंगे, ब्रेक यूज़ करते हैं जी, ब्रेक सेमी कॉलन, इसके बाद भी ब्रेक सेमी कॉलन, इधर भी ब्रेक, यानी हर स्टेटमेंट के बाद आपने ब्रेक यूज़ करनी है, ताकि क्या होगा कि आपका प्रोग्राम जैसे ही उस स्टेटमेंट को प्रूफ करेगा, अगर उसको प्रूफ करेगा तो ही उससे अगली, यानी कि अगर डी प्रूफ होगा तो ये वाला काम होगा, अगर डी प्रूफ नहीं होगा तो फिर ये वाला काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये काम था इसका। अब हम इसको चला कर देखते हैं, सारी ब्रेक्स स्टेटमेंट लगा दी। अब पहले हम ए पुट करें तो सारे आए थे, अब देखें कि सिर्फ एक्सीलेंट आ रहा है। अगर बी पुट करेंगे तो सिर्फ वेरी गुड आएगा, और अगर आप कोई और नंबर बाहर का पुट करते हैं, एफ़ से अगला, ये मैं टी लिख देता हूँ, तो फिर वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट दिखा, इंटर द ग्रेड बिटवीन ए टू डी और एफ़। ठीक है, सो ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट काम स्विच स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा था, ये आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसके अंदर ना असल में हम सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो क्या है पड़ा कि हम दोनों केस रखते हैं, केस कैपिटल है, केस स्मॉल है, और इन दोनों की सूरत में क्या चलना चाहिए, एक्सीलेंट। ठीक है, केस कैपिटल भी, केस स्मॉल भी, और इन दोनों की सूरत में ये चलना चाहिए। ठीक है, सो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रेक स्टेटमेंट साथ साथ यूज़ करते हैं या नहीं है। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट सेमी कॉलन के साथ यूज़ होती है, इन्होंने कॉलन के साथ शायद यूज़ किया, इन्होंने कॉलन के साथ यूज़ किया, सेमी कॉलन के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका यहाँ तक हो गया, ये आगे कंटिन्यू स्टेटमेंट है। ओके जी, सो यहाँ तक जैसे आपको ये प्रोग्राम मैंने बता दिया, स्मॉल और कैपिटल का फ़र्क है बड़ा। इसके अलावा मैं आपको एक कंटिन्यू स्टेटमेंट भी समझा दूँगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या काम होता है। जैसे कि ब्रेक प्रोग्राम को तोड़ देते, कंटिन्यू उसको दोबारा से चलाने की कोशिश करते, गो टू स्टेटमेंट का भी मैंने समझा दिया है। ठीक है, इसके सो अगला हमारा जो प्रोग्राम है बड़ा, वो ये नेट सैलरी का, यानी कि अगर सैलरी 10,000 से कम हो तो कोई डिडक्शन ना हो, अगर सैलरी 10,000 से ज़्यादा, 10,000 या 10,000 से ज़्यादा और 20,000 से कम हो तो 1,000 रुपया, और अगर 20,000 हो या 20,000 से ज़्यादा हो तो 7% कटना चाहिए। ठीक है, अब हम ये प्रोग्राम मैंने पहले बनाया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ कि हमने एक इंटीजर सैलरी बनाया और फ्लोट बनाया, क्योंकि पॉइंट में भी आंसर आ सकते हैं, डिडक्शन और नेट पेएबल का। हमने सैलरी इंटर करवाई। अब स्विच स्टेटमेंट मैंने पढ़ाया था कि या तो करैक्टर हो सकता है या होल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सैलरी को 10,000 पर डिवाइड कर दिया। अब 10,000 पे 10,000 डिवाइड होगा तो हमारे पास आएगा 1 आंसर, 0 1 2। अगर आप उसको करेंगे ना 9,000 पे 10,000 को डिवाइड, तो 0.9 आएगा, और ये सिर्फ होल नंबर रखता है, इंटीजर। तो क्या करेगा कि ये 0 आंसर सिर्फ भेजेगा, यानी कोई डिडक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर 10,000 से ज़्यादा होगी या 10,000 होगी तो केस 1, और अगर 20,000 या 20,000 से ज़्यादा होगी तो ये 2 भेजेगा, 3 भेजेगा, 4 भेजेगा, तो वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ डिडक्शन 0, केस 0, और नेट पेएबल अमाउंट सैलरी के बराबर है, और ये सी आउट करवा दी वही।
ठीक है। इधर मैंने डिडक्शन 1000 रखी हुई है, उसको सैलरी में से माइनस करवा के सी आउट करवाया। इधर फार्मूला लगाया है 7% का, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 7/100 और उसमें से डिडक्शन को फिर माइनस करवा के मैंने करवा दी है। अब हम रन करके देख लेते हैं। अब देखें, अगर मैं पुट करता हूँ 10,000 से कम, जैसे कि 9,000 है, तो वो मुझे एज इट इज़ सैलरी दिखा रहा है। अगर मैं इसको पुट करता हूँ जी 15,000, तो ये फिर क्या करेगा, उसमें से 1000 काटेगा 14,000। और अगर मैं इसको 20,000 पुट करता हूँ तो 20,000, अब ये इसका 7% काट रहा है जो कि 1400 बनता है, और ये 18,600 मुझे दिखा रहा है। ठीक है, सो इसका ये प्रोग्राम इस तरह है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ये इसकी टिप्स आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नेवर यूज़ गो टू स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम। ठीक है, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, यानी कम से कम करें यूज़ इनका भी। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।